नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने तीनों निर्दलीयों के जो इस्तीफे 3 जून को स्पीकर द्वारा स्वीकार कर लिए गए थे और वैकेंसी की जो उन्होंने निर्वाचन आयोग को भेज दी थी कि 3 सीटें खाली हो गई हैं, देरा, नालागढ़ और हमीरपुर। अब उस पे उपचुनावों की घोषणा होगी। घोषणा के साथ ही फिर से एक सियासी परीक्षा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए भी हो गई है और वहीं भाजपा के लिए भी बड़ी सियासी परीक्षा है। और अनुराग ठाकुर जी के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी 2 उपचुनाव होने जा रहे हैं, हमीरपुर प्रॉपर और देहरा और एक नालागढ़ का। तो अब इसमें क्या भाजपा जैसे पहले बाहरी लोगों को, बागियों को टिकट दिया, इस बार भी देगी? ज़ाहिर है देगी, क्योंकि बैठक हुई है। कल विधायक दल की भाजपा विधायक दल की बैठक हुई है जिसमें भाजपा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद थे और तीनों उपचुनावों को लेके उसमें चर्चा हुई और उसमें लगभग तय कर दिया गया है कि हम जिन्होंने राज्यसभा के लिए हमारे प्रत्याशी हर्ष महाजन जी को वोट दिया है, उसे हम उन्हें ही प्रत्याशी उतारेंगे। यानी कि देहरा से होशियार सिंह ठाकुर, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर। वहीं एक चर्चा ये भी चली कि इन तीनों क्षेत्रों में, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा पिछले चुनावों में तीसरे स्थान पर रही है। इसलिए इन्हीं नेताओं पे विश्वास जताना आवश्यक है। ये रूपरेखा तय कर दी गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की भी विधायक दल की आज बैठक हो रही है। उसमें कहा जा रहा है कि एक पैनल भेजा जाएगा। क्योंकि कांग्रेस हालाँकि पिछले चुनावों में दूसरे स्थान पर रही है और हमीरपुर का चुनाव भी देखा है, उधर का भी देखा है, देहरा में भी बहुत ज़्यादा मतों से हार नहीं थी, लेकिन वो भी नए प्रत्याशियों पे भी नज़र रख रही है। तो आने वाले दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा क्योंकि नॉमिनेशन 21 जून से शुरू हो रहे हैं, कुछ दिनों में टिकट बँट जाएँगे और भाजपा की कोर कमेटी की आज बैठक है, उस पे इन तीनों के नामों पे मोहर लगाने की ये है। तो क्या भाजपा नाराज करेगी अपने लोगों को? पिछले 6 उपचुनाव हुए, उसमें 4 हार गई भाजपा। कहीं न कहीं दल बदलुओं को लेके कार्यकर्ताओं की नाराज़गी थी। तो वो क्या भाजपा फिर से कीमत चुकाएगी? और भाजपा के आगे सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि वहाँ पे भी जो स्थापित नेता हैं इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में, उनकी बगावत को कैसे रोका जाएगा? ये आज कोर कमेटी की बैठक में तय होगा। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी विषय पे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के। पंकज पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। पंकज जी, आपको लगता है कि इस बार फिर से जो सियासी परीक्षा सुक्खू जी की आ रही है, चाहे भाजपा की आ रही है, वही मुद्दे जो लोकसभा चुनावों में कुछ मुद्दे और थे, उपचुनावों में और थे, परिणाम क्या आए आपके सामने है। तो क्या भाजपा फिर से अपने लोगों को नाराज कर देगी क्या? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो पहले तय था। जिस दिन इन लोगों ने भाजपा ज्वाइन की थी उसी दिन आधिकारिक रूप से कह दिया गया था कि यही लोग जो है विधानसभा चुनाव में चेहरा होंगे। इसमें कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। और दूसरा, चुनाव वही लाइन सेट है। आपने देखा होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू की वही लाइनें, वही बागी, वही बगावत, वही बिकाऊ, ये सब मुद्दा इसी लाइन को लेकर के कल उनके मंत्री जो है हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने भी बात जो है इन्हीं 3 मुद्दों पे ही इस बार का ये ओवरऑल चुनाव रहेगा। और तय है कि रमेश धवाला ने जितने मर्जी बगावती तेवर दिखाए हो, या नरेंद्र ठाकुर हो, या फिर लखविंदर राणा हो, इन सबको कैसे भाजपा सेटल करेगी, ये चीजें जो है ये बड़ी देखने वाली होंगी कि क्या जिस तरह से रामलाल मार्कंडे मैदान में उतरे थे, क्या इन 3 जगह में भी भाजपा जो है कामयाब होगी। जैसे पिछली बार तो 5 जगह कामयाब हो गए थे इन्होंने, बगावत लाहौल स्पीति में इनको कामयाबी नहीं मिली, बाकी 5 जगह तो इन्होंने लगभग किसी को आजाद खड़ने नहीं दिया। अब इन 3 में देखना है कि जो भाजपा के पुराने नेता है उनका रवैया क्या रहता है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपचुनाव में सबसे अहम बात यह है कि यह उपचुनाव बहुत कड़ा उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव था। इस वजह से जो है वो नेता ज्यादा बिजी जो थे वो पूरे प्रदेश में भी थे। अब देखिए 25 विधायकों की संख्या के साथ जो भाजपा है वो पूरी घेराबंदी करेगी, और दूसरी तरफ सरकार भी अपने सभी मंत्रियों को जो है इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में झोंक देगी। तो ये जो बिल्कुल। चुनाव जो है बहुत कांटे की टक्कर वाला चुनाव जो है ये होने वाला है, ये निश्चित है। लेकिन सबसे जरूरी जो देखने वाली बात है, कांग्रेस के 3 तय हैं, आज से नहीं, 1.5 महीने के तय हैं।
और वो तीनों जो हैं वो लगभग मंडलों से मुलाकात कर चुके हैं, फील्ड में हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पहले वाली गलती दोहराएगी? क्या इस बार फिर से चुनावों में चेहरे लेट आएंगे? क्योंकि आपने धर्मशाला में खमियाजा भुगत लिया है, लोकसभा में भुगत लिया है। अब जो 3 नाम भेजने की बात हो रही है, अब क्या पुराने जो हारे हुए उन पर दाव लगेगा, या सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है अपने जो राजनीतिक वफादार है उनको सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे? बहुत सवाल है। कुल मिलाकर के भाजपा तैयार है। भाजपा को जितना नुकसान होना था हो गया था। अब एक बार फिर से कांग्रेस पर है कि वो कितनी जल्दी चेहरा चुनती है, किस तरह से अपने लोगों को सामने लाती है, उसी के आधार पर तय होगा। लेकिन चेहरा एक बार फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू ही होंगे। जी, जाहिर है सुक्खू जी चेहरा होंगे, क्योंकि सुक्खू जी को पहले भी लाभ मिला है। उन्होंने 6 चुनावों में टिकट भी हाईकमान की इजाजत से खुद की मर्जी के बांटे और 4 विधायक उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कुनबे में जोड़ लिए हैं। अब भी तीनों जगह वो टिकट अपनी मर्जी से ही दिलाएंगे और जिताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तीनों जगह पे आप थोड़ा सा पीछा ये देखिए, पिछला इतिहास की कांग्रेस कमजोर है। देहरा को देखा जाए आप पंकज पंडित जी, देहरा में कांग्रेस लंबे समय से नहीं जीत पाई है। रविंद्र रवि एक बार जीते हैं, उसके बाद वो हारे, उसके बाद वालाजी हारे, फिर होशियार सिंह जी 2 बार वहां से निर्दलीय विधायक हैं। नालागढ़ में भी यही स्थिति है और हमीरपुर में भी लंबे समय से यही स्थिति है। तो क्या कांग्रेस इस बार अपने प्रत्याशी बदल सकती है क्या? देखिए पथरिए, जब भी आजाद प्रत्याशी जीतता है तो निश्चित तौर पे जहां दो प्रमुख दल कमजोर होते हैं वहां तभी निर्दलीय जीतता है। अगर मैं देरा की बात करूं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, वहां भाजपा भी कमजोर है और कांग्रेस भी, अकेली कांग्रेस नहीं। हालात भाजपा के बहुत खराब है। भाजपा हमीरपुर में तीसरे नंबर पर ये तीनों हलकों में बिल्कुल बिल्कुल। और निर्दलीयों से आप खड़ा देखिए हुआ। हमीरपुर में तो हालात इतने खराब थे कि कांग्रेस को 13,000, भाजपा 12,000 और इंडिपेंडेंट 25,000, जी इन दोनों के बराबर इंडिपेंडेंट ने वोट लिए हैं। तो चुनौतियां दो। देखिए भाजपा को तो कुल मिलाकर के मजबूत उम्मीदवार इस समय नजर आ रहे हैं जो मैदान में, जिन पर वो दाव लगा रही है। लेकिन आप ठीक बात कह रहे हैं कि समीक्षा का मौका इस समय कांग्रेस को है कि कांग्रेस किस तरह से यहाँ पे कौन सा चेहरा लाएगी। मैं देरा की बात करूं तो देरा में डॉक्टर राजेश पिछली बार उन्होंने कड़ा मुकाबला दिया था, लेकिन वहां पे भी कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं नरदेव कंवर, जो जी, उनकी भी खास दावेदारी है। दावेदारी क्या, पूरा लोकसभा चुनाव में सारी सीएम की बैठकें उन्होंने करवाई है, सब कुछ उन्होंने करवाया है। तो वहां भी दो चेहरे आगे। अब हमीरपुर में पुष्पेंद्र वर्मा कभी भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की च्वाइस नहीं थे। ये टिकट आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनेशन के आखिरी दिन में ये टिकट जो है रात को ना, डिसाइड हो पहले गई। तो आशीष शर्मा को दे दिया गया था टिकट, जो निर्दलीय देखो आशीष चुन शर्मा रहे थे। की उन्होंने एंट्री रोक दी। नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया था। जी बिल्कुल, पुष्पेंद्र वर्मा और बिट्टू का नाम, दो का नाम ऊपर गया था आखिर समय में, और बिट्टू का टिकट कटा था। अब देखने वाली बात है, जिस तरह हम सुखविंदर सिंह सुक्खू को जानते हैं, वो एक निर्णय ले लेते हैं, उससे हटते नहीं है। धर्मशाला में जो मर्जी सर्वे आ गया, उन्होंने कहा जग्गी लड़ेगा तो लड़ेगा। अब देखना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने के लिए, जिस तरह उन्होंने 6 सीटों पे दाव खेला, और मुझे पूरी उम्मीद है इन 4 पे भी वो अपने चेहरों पे दाव खेलेंगी, अपने लॉयलिस्ट पर। क्योंकि राजनीति में हार जीत से ज्यादा लॉयल्टी पर ज्यादा भरोसा जताया जाता है। तो देखते हैं, पर कांग्रेस अगर लेट होती है टिकट देने में तो उनके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। नहीं, लखविंदर राणा कांग्रेस से ही भाजपा में गए हैं, अब उनका टिकट भी कट रहा है। केएल ठाकुर की वापसी हो चुकी है। तो आपको लगता है कि लखविंदर राणा भी पलटी मार सकते हैं कांग्रेस की तरफ नालागढ़ से? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वहां पे भी हम देख सकते हैं। लेकिन आ, मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वर्डिक्ट बनाते हैं बागी बनाम वो, उसमें वो फिट नहीं होते। सुजानपुर अलग स्थिति थी, वहां पे जिस आदमी को खड़ाया था उसी ने पूरा दारमदार था, वही उन्हें हरा सकता था, राजेंद्र राणा को। वहां चेहरा नहीं था। बाकी हर जगह कांग्रेस जो है, जो पिछली बार टिकट चुनाव लड़ा था उसको टिकट देने से 5 सीटों पे बिल्कुल मना कर दी थी कांग्रेस ने। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी भी पुराने चेहरे को टिकट देगी जो भाजपा से होके आएगा, जितना मेरा अनुभव अभी तक सुखविंदर सिंह सुक्खू की राजनीतिक दृष्टिकोण का मैं समझता हूं। निश्चित तौर पे सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने लोगों पर ही दाव लगाएंगे, क्योंकि जब जिम्मेवारी उनको लेनी है जिताने की, उनके चेहरे पे चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पे अपने लोगों पर दाव लगेगा। जी जी, संजय जी आज ही आरएसएस का एक मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर,
उसमें बड़ा एक संपादकीय आया है कि मौसमी नेताओं के लिए अपने समर्पित नेताओं को खो दिया भाजपा ने पूरे देश में। 30% मौसमी नेताओं की एंट्री करवाई गई और समर्पित नेता और कार्यकर्ता खोया है भाजपा ने। एक बड़ा सबक उस मुखपत्र से आ रहा है। लेकिन अब फिर से जाहिर है, राज्यसभा में किया है विधायक दल के, उन्होंने मतदान किया तीनों ने, निर्दलीय ने, और विधायक दल की बैठक में तो स्पष्ट कह दिया गया, बिंदल जी को इसलिए बुलाया गया उस बैठक में, स्पष्ट कर दिया गया कि ये तीनों ही टिकटार्थी होंगे। अब इसके बाद कोर कमेटी में भी ये आ जाएगा मामला और दिल्ली पहुंच जाएगा संसदीय बोर्ड के पास। जब टिकट मिलेंगे उसके बाद प्रतिक्रिया क्या आएगी। लेकिन क्या इन तीनों मंडलों के कार्यकर्ताओं की भी राय पहले की तरह नहीं ली जाएगी? 3 टिकट देने के लिए मंडल के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की राय का एक, क्योंकि राय शुमारी का एक बड़ा दायित्व रहा, एक दूसरे से चर्चा करके भाजपा में निर्णय होते रहे हैं। ठीक है, हाईकमान के फैसला सबको स्वीकार होता है बाद में, लेकिन पहले मंडल स्तर पे एक चर्चा होती है, जिला स्तर पे होती है, फिर राज्य स्तर पे होती है। लेकिन अब एक नया दौर देखा कि विधायक दल की बैठक में चर्चा हो रही है, फिर कोर कमेटी में होगी, कोई उसमें नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब देखिए, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से कांग्रेस के 6 विधायकों के साथ साथ निर्दलीय विधायकों ने, जो कि एसोसिएट मेंबर थे वर्तमान सरकार के, उन्होंने भी जो है वो सरकार की कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली, सरकार की कार्यप्रणाली से दुखी होकर के उन्होंने वो भी अलग हुए थे। और जो कांग्रेस के विधायक थे, उनका कांग्रेस के विधायक जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था, जिनकी सदस्यता गई थी, उन्हीं के साथ वो उनके साथी बनकर के उनका जो भी सियासी सफर रहा उसमें उनके साथ रहे। तो पार्टी फिर जब चर्चा आई चुनावों की, उपचुनावों की लेकर के, जब सारी स्थितियां बनी, तो उन्होंने भी जो है वो अपनी वर्तमान सदस्यता को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा अपनी दिखाई और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। और अनकंडीशनल जो कुछ भी वो घटनाक्रम हुआ था, उसमें जब ये सदस्यता ग्रहण करने की बात आई तो ये अनकंडीशनल थी, इसमें कोई शर्त नहीं रखी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नैतिकता है और नैतिकता के आधार पे ही जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उस समय भी फैसला किया था कि इनको जब भी चुनाव आते हैं, ये तो ठीक है कि इन चुनावों में देरी हुई, किन कारणों से हुई, क्या हुआ, उसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, लेकिन सैद्धांतिक रूप पे जब तय हो गया कि इन्होंने छोड़ी है, तो निश्चित तौर पे पार्टी का दायित्व बनता है कि उनको उम्मीदवार बनाए। लेकिन फिर भी जैसे कल विधायक दल की बैठक हुई है, विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई होगी, आज कोर कमेटी चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके ऊपर हालांकि पूरा निर्णय जो है ये संसदीय दल जो है वो राष्ट्रीय संसदीय दल भारतीय जनता पार्टी का है, उसने करना है। लेकिन निश्चित रूप से इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि मैं कहूं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का मन दुखी नहीं हुआ। निश्चित तौर पे होता है, ये सारे घटनाक्रम जो है जब चलता है, लेकिन जब कुछ परिस्थितियां कुछ समय के साथ ऐसी बनती हैं कि आपको कुछ निर्णय जो है वो लेने पड़ते हैं, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। अब आप देखेंगे हर चुनाव के भीतर कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां 8 से 10, 4 से 6 ऐसे इतने उम्मीदवार जो है दावेदारी रखते हैं, लेकिन आखिरकार जो है वो चुनाव एक को ही लड़ना होता है। जहां तक आप देखिए कि के.एल. ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के पुराने विधायक भी रहे हैं, कार्यकर्ता है। होशियार सिंह ने हमेशा जो है वो अपनी इच्छा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में रखी है। जब भी उन्होंने पहला चुनाव भी उन्होंने आजाद प्रत्याशी के तौर पे लड़ा था, तो उससे पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए आवेदन किया था। दूसरी बार जब चुनाव लड़ा तब भी उन्होंने आवेदन किया। आशीष शर्मा है, उनकी भी पहली प्राथमिकता जो है वो भारतीय जनता पार्टी रही, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है कि आप हर किसी को अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उनको ये मानना है कि उनका कहीं वो हम उठा करके ले आए, उनकी विचारधारा, मूल विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। बाकी जहां तक आपने संपादकीय की बात करी है कि ऑर्गेनाइजर में क्या छपा है, निश्चित तौर पर पत्रकार जिस तरह से आप स्वतंत्र हैं उसी तरह से वहां भी जो है वो विचार की अभिव्यक्ति के ऊपर, अपनी स्वतंत्रता के ऊपर कहीं कोई अंकुश नहीं है। जो भावना जिसकी होगी, निश्चित तौर पे उन्होंने भी, क्योंकि हमारे विचार परिवार से जुड़ा हुआ वो मुखपत्र है, तो निश्चित तौर पे उन्होंने भी जो अपने विचार व्यक्त किए होंगे कहीं ना कहीं सत्य के ऊपर आधारित होंगे।
तो उसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी जो है वो नहीं करना चाहता, लेकिन जहां तक उपचुनाव है, उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जबकि इन उपचुनाव के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से अधिक जो है वो साख दांव के ऊपर अगर लगी है तो मुख्यमंत्री की तरफ लगी है। एक तरफ मुख्यमंत्री के मायके में चुनाव है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के ससुराल में चुनाव है। तो अब ये सारी जो है ये वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों की तरफ से जो है वो मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा है। तो वो किस तरह से निर्णय लेते हैं, हालांकि जिस तरह से चर्चा में आया, क्योंकि उनका अक्खड़ स्वभाव है और जो ठान लेते हैं वो करके हटते हैं, तो निश्चित तौर पे पार्टी क्या चाहेगी, हाईकमान उनके लिए एक औपचारिकता हो सकती है, लेकिन होना वही है जो मुख्यमंत्री ने चाहना है। तो ये सारे जो है अब किस तरह से अब टिकटॉक के फैसले के बाद जो है निश्चित तौर पे हमारी भी रणनीति बनेगी। हम भी ये चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप देखते हैं सियासी संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। हाईकोर्ट का निर्णय कभी भी आ सकता है और वो किस तरफ बैठता है ये देखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां भी जो है वो विधायकों की जहां तक अभी की, क्योंकि अदालत में केस है, इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं करी जा सकती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो संकट की तरफ जा सकती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। तो ये सारी चीजें जो है, सारे सियासी घटनाक्रम जो चल रहे हैं प्रदेश के अंदर, इन सब के ऊपर नजर बना करके रखना होगा। और जब तक टिकटॉक का फैसला होता है उसके बाद जो है वो आगे की रणनीति पूरे चुनाव की, क्योंकि समय बहुत कम है, और मुझे तो ये लगता है कि सारे चुनाव के लिए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है, क्योंकि अध्यक्ष जो है विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। पहले वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उसके बाद जो है वो कोई भी पार्टी सत्ता में होगी संजय जी ऐसे ही करेगी। लेकिन मेरा एक सवाल, लेकिन अगर ये जो चुनाव जो है जिसमें जनता को मेरा सवाल ले लीजिए, पहले आप सवाल ले लीजिए। ऐसा है कि 6 कांग्रेस के विधायकों की को बगावत हो सकती है कि मुख्यमंत्री का व्यवहार या उसके साथ नहीं है, और उनको तो मुख्यमंत्री से आशाएं भी थी, कुछ ने मंत्री बनना था, कुछ ने अपने हल्के के काम कराने थे, वो नाराजगियां जो आज वो बता रहे हैं। लेकिन 3 निर्दलीय कौन से कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे और उनको मुख्यमंत्री ने कह के रखा था कि नहीं मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, उनको इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये सवाल गूंजेगा जनता के बीच में। पहले भी देखिए विक्टिम कार्ड खेला गया, सरकार तोड़ना, दल बदल को किसी भी ने पसंद नहीं किया गया, ठीक है, और चुनाव आप 4 हार चुके हो। कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता प्रदेश के चुनाव में भाजपा को नकार रही है और लंबे समय से नकार रही है, जिसको भाजपा स्वीकार नहीं कर पा रही है। आपके नेता प्रतिपक्ष कल भी कह रहे थे कि नहीं ये सरकार जाने वाली है, वो बस इन्हीं ख्यालों में है कि जाने वाली है जाने वाली है। जब जिसको इतना कहा जाता है वो 5 साल पूरे काटती है। देखिए वीरभद्र सिंह जी के ऊपर जब इल्जाम लगे थे ईडी के, सीबीआई के, रोज धूमल साहब भी कहते थे, आप लोग भी कहते थे कि वक्का मुल्ला ले जाएगा इस सरकार को, अरेस्ट हो जाएंगे वीरभद्र, उसके बाद कांग्रेस छिन्न भिन्न हो जाएगी। लेकिन नहीं हुई थी और मजबूत हुई थी कांग्रेस कहीं ना कहीं, और 21 सीटें उन्होंने जीती भी थी उसके बाद। वो मतलब सिंगल डिजिट में नहीं आई थी जो आपकी परिकल्पना थी। और कहीं ऐसा ना हो इनकी सीटें बढ़ती रहें और ये निर्दलीय और ये बेचारे सारे कहीं ना कहीं अपना सब कुछ गवा दें। एक बात और नहीं संजय जी, एक और इसी में जोड़ना मैं चाहूंगा कि पिछली बार लोकसभा में जो मोदी का फैक्टर था उसका लाभ भी भाजपा को मिला था, लेकिन इस उपचुनाव में ये प्रदेश की लड़ाई रह जाएगी, उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा भाजपा को। क्या आप मानते हैं कि जो मोदी की लहर लोकसभा थी वो अब इस उपचुनाव में मुद्दे अलग हो जाएंगे? बिल्कुल जी संजय। नहीं, ऐसा पंकज जी ऐसा कुछ नहीं है। मोदी लहर, देखिए मोदी देश के अंदर एक फैक्टर है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। अगर उपचुनाव में आप ये देखेंगे कि केंद्र के अंदर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और उस सरकार से भी आशाएं जो है वो प्रदेश की जिस तरह से पूरे देश में है उसी तरह से प्रदेश के अंदर भी आकांक्षाएं लोगों की जो है वो केंद्र सरकार से भी जुड़ी हुई हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उनको किस तरह से पहुंचेगा और किस तरह की नई योजनाएं लेकर के अब मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल आता है। तो निश्चित तौर पे एक आस लगा करके प्रदेश की जनता का, प्रदेश का मतदाता भी जो है वो बैठा है, क्योंकि प्रदेश की सरकार से कोई आस नहीं है।
जो प्रदेश की सरकार ने करना था वो 15 महीने 16 महीनों में कुछ नहीं कर पाए हैं और अगले भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां तक बात रही चुनाव की, मैं पहले जो चर्चा चल रही थी कि इस चुनाव के अंदर अगर उन विधायकों को कि क्यों दिया, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि उनकी भी स्थिति वही थी जो विधायकों की थी। उन्होंने भी, वो भी एसोसिएट मेंबर उस सरकार के साथ जुड़े थे। सरकार संजय जी, कोई टेक्निकली कोई लीगली एसोसिएट मेंबर का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई सरकार को समर्थन विधानसभा के अंदर सरकार को समर्थन दे रहे थे, सरकार को समर्थन दे रहे थे। ठीक है, प्रोविजन का ये रहता है कि कहीं भी चाहे केंद्र की सरकार है, जो भी एक सदस्य में जुड़ता है वो एसोसिएट ही माना जाता है, वो एसोसिएट ही माना जाता है। पहले भी ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो रही हैं, चाहे वो मौखिक तौर पे हो चाहे वो लिखित तौर पे हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक वो संवैधानिक ना हो, वो नैतिक तौर पे एक समर्थन देना वो भी एक जो है वो प्रक्रिया का हिस्सा रहता है। तो जहां तक प्रश्न है कि उपचुनाव, अब अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहते तो वो ये जो 6 उपचुनाव हुए उन्हीं के साथ जो है ये 3 भी किए जा सकते थे। आज फिर जो है वो प्रदेश के 3 जिले जो है वो उनको कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में आना पड़ रहा है। विकास के एक माह के लिए लगा है तो बड़ा लंबा कोड ऑफ कंडक्ट में एक माह में, तो फिर भी विकास के कार्य बाधित होते हैं। पिछले 2 महीने लगातार 2.25 महीने जो है वो प्रदेश ऐसी व्यवस्था से निकला है और उसके बाद एक बार फिर जो है वो पुनः 1 माह के लिए जो है वो इससे गुजरना पड़ेगा। तो आप ये मान कर चलिए कि 9 महीने केवल जो बचे हैं, 12 महीने वास्ते लोगों को अपने काम के लिए, विकास कार्यों के लिए 1 वर्ष के भीतर सिर्फ 9 महीने मिल रहे हैं। 3 महीने को आपने चुनाव की वजह से जो है, और इसमें एडिशनल आपकी वजह से 1 महीने का और चुनाव चल रहा है। आपको होशियार सिंह जी याद होंगे, वो आपके जैसा आप कह रहे हैं सो कॉल्ड एसोसिएट मेंबर आपके भी थे। वो पहले एसोसिएट कुछ नहीं होता, वो सरकार के साथ हर निर्दलीय चलता कि मेरे 4 काम हो जाएं। होशियार सिंह जी ने मंच से 2-3 बार, एक बार नहीं 2-3 बार अनुराग ठाकुर जी को भी कोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और विक्रम ठाकुर जो आपके उद्योग मंत्री थे, साथ के हल्के थे, उनको भी उन्होंने खूब ललकारा, मीडिया के अंदर भी ललकारा, प्रेस वार्ताओं में भी ललकारा। क्या बीजेपी का वर्कर अब पूरी तरह से होशियार सिंह के साथ चल पाएगा? उनको लगेगा कि ये जो हमारे नेताओं को ऐसा बोलते हैं वो अब उनके, फिर हम ढोएंगे हम उनको? नहीं, बीते वक्त को भुला करके, भूतकाल को भुला करके हम वर्तमान भविष्य की नींव जो है वो रखने जा रहे हैं। और जिस तरह से अगर कोई मनमुटाव कोई पुराने समय में रहा है तो निश्चित तौर पे ऐसा कोई वो नहीं है कि इतनी लकीर नहीं बीच में खींच दी गई कि उसको पाटा नहीं जा सकता। तो निश्चित तौर पे इन दरारों को पाट करके आगे बढ़ने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और अगर इन्हीं विधायकों को, इन्हीं पूर्व विधायकों को अगर टिकट मिलता है तो पार्टी के हर कार्यकर्ता को साथ मिलाकर के चलना, कदम से कदम मिलाकर के चलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। और 3 की 3 सीट जो है आपका कार्यकर्ता कितनी गहरी थी। चलिए मैं सांख्यान जी के पास जाता हूँ। सांख्यान जी, टिकट को लेके आपकी कांग्रेस, ठीक कहा पंकज जी ने कि लेट होती है, देरी करती है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। धर्मशाला बड़ा उदाहरण है कहीं ना कहीं। और वहीं लाहौल स्पीति भी आप मतलब हारते हारते जीते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर एक जो निर्णायक वोट था वो शिफ्ट एक भाजपा के ही नेता ने करवाया वहां पे कांग्रेस की तरफ को। वो भी अभी चीजें निकलेंगी आने वाले समय में। वो वोट क्यों करवाया गया? इसलिए करवाया गया कि मार्कंडे कहीं जीत कर दोबारा विधानसभा ना पहुंच जाए। ये भी एक लड़ाई थी। लेकिन आप हर बार देरी करेंगे। अभी से देखिए, देरा की चर्चा हो रही है। इन्होंने कहा कि नरदेव जी प्रमुख दावेदार हैं, लेकिन वहां पे राजेश ठाकुर जी 6% की कमी से हारे हैं। राजेश शर्मा जी, ठीक है। हरदीप बाबा कड़ी मेहनत की, लोकसभा चुनावों में भी जो लीड पहले कहा 30,000 से ऊपर थी उसको नीचे लेके आए, लेकिन वहां पे भी अब लखविंदर राणा की एंट्री की बातें हो रही हैं। आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ टिकटों को लेके देरी होती है, उसका लाभ भाजपा को मिलता है। जी संदीप जी। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, बहुत सी बातें पंकज जी ने और आपने खुद ही इसको शहनाज की तरफ धकेला है इस चर्चा में, आज की चर्चा में। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूं कि चुनौतियां तो हमेशा राजनीति में रहती हैं और कुछ चीजें थी उनको
पार्टी जो है, पार्टी का हाईकमान, और मैं समझता हूं कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, निष्ठावान मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी रणनीति ने काफी हद तक जो है, जो हमारे विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, उस रणनीति ने काम किया है। और हम उसी सधी हुई रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे। ये जो 3 बाईपोल हैं, उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे। पंकज जी ने ठीक कहा कि उसी रणनीति के तहत, उसी बोलवाणी के तहत हम आगे बढ़ेंगे। वही हमारा ध्येय है और इस चुनाव को हम फिर से एक बार विजयी बनाएंगे। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कांग्रेस के अंदर इन विधानसभा चुनावों के अंदर जो बाईपोल 3 होने वाले हैं, उनके अंदर कांग्रेस के पास एक एज है। देखिए, कांग्रेस के पास एक एजेंडा है, और कांग्रेस के पास जो एजेंडा है वो 1500 रुपए जो महिलाओं को देने हैं, मातृशक्ति को देने हैं, ओपीएस की गारंटी थी, हमने दूध का समर्थन मूल्य दिया ना, 680 करोड़ हमने बेरोजगारों के लिए जो स्टार्टअप योजना शुरू की, उसके बावजूद हमने जो 1,65,000 रुपए घर बनाने के लिए दिया जाता था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 7 लाख रुपए किया। हमारी जो विकासात्मक योजना है, उसी एजेंडे के तहत हम आगे बढ़ेंगे। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को क्या आवश्यकता पड़ गई थी, हमारा कैंडिडेट कोई भी हो इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनावों के अंदर इनके किस पोजीशन पे थी, वो आपने काफी क्लियर कर दिया है। पर मैं ये कहता हूं कि हमारा जो एजेंडा रहेगा कि इन 3 विधायकों को क्या आवश्यकता थी कि इनको रिजाइन करना। हाँ, माननीय जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस नियम के तहत, किस कानून के तहत, किस रणनीति के तहत, वो उनका विशेषाधिकार है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, लीगल इंस्टीट्यूशन है, तो उन्होंने अपनी रणनीति के तहत जो है वो इसका निर्णय दिया है, और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको सारा का सारा उन्होंने फॉलो किया है। तो बोलने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई एजेंडा है, ना उनके पास कोई इसकी नीति है, ना अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो अपने, इनके अंदर जो संगठन के अंदर जो इनके अंदर विरोधाभास पैदा होगा, उसको ये कैसे ओवरकम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का जो पुराने वाला कैडर था और जो इनको बाहर से, अब देखिए आप होशियार सिंह जी की बात कर रहे हैं और भाई संजय जी कह रहे हैं कि मूल रूप से जो थे वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं और इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पहले सोई हुई थी? तो इनको अपना कैंडिडेट क्यों नहीं बना सकी भारतीय जनता पार्टी? तो ये कहीं ना कहीं ये जो दोगली राजनीति है और ये जो नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, मैं कहता हूं अब नैतिकता का जो शब्द भारतीय जनता पार्टी लेती है उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि अब चाहे देश की दिशा है चाहे राष्ट्र की दिशा है, दोनों ही दिशाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है एक्सपोज हुई है। और उसके अंदर आप देश के अंदर जो रिजल्ट अभी आए हैं लोकसभा में वो भी आप देख सकते हैं, और प्रदेश के अंदर जो लोकसभा का जो इनका डाउनफॉल, जो वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का गिरा है वो भी साफ है। और जो 6 विधानसभाओं में से 4 हम जीत के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा कहती रही कि अब सरकार गिरी, सुबह गिरी, शाम गिरी, दोपहर गिरी, रात गिरी, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये खाली मुंगेरी लाल के हसीन सपने और दीवा स्वप्न लेने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देने चाहिए। और कहीं ना कहीं जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो निष्ठा है कांग्रेस के प्रति, प्रदेश के प्रति, और उस निष्ठा को लेके जो आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की, हिमाचल प्रदेश के लोगों की जन संवेदनाएं भी उनके साथ जुड़ी हैं। और क्योंकि जो 4 हमारे ये प्रत्यक्ष पढ़ने पर इसके प्रमाण है, जो 4 हम जीत के आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा पैराफिनेलिया इस बात के लिए लगा हुआ था कि जी अब तो हम सरकार बदल रहे हैं। तो जो निष्ठा थी और जो जन भावनाएं थी, जन संवेदनाएं थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थी और कांग्रेस के साथ थी। तो उसके परिणाम जो है वो स्वाभाविक तौर पे जो है सबके सामने आए हैं। तो मैं नहीं समझता, हाँ इसमें चुनौती हमारे को एक है कि वो हमारे उस विषय के ऊपर मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि देखिए, चुनौती रहती है जब वहां पे टिकटों की दावेदारी बहुत लोग करते हैं। तो हमारे जो 3 विधानसभा क्षेत्र जहां पे उपचुनाव होने हैं, तो वहां पे हमारे जितने भी लोग हैं उनके जो पैनल बनेगा, 3-3 का पैनल बनेगा। आज भी हमारे विधायक दल की मीटिंग है, बैठक है, तो उसके अंदर और हमारे इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, उसके अंदर तय कर लिया जाएगा और 3-3 लोगों का पैनल जो है उसके ऊपर जो मंथन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि बड़ा शॉर्ट टाइम है। संदीप जी, विक्टिम कार्ड भी आप खेलोगे फिर से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बार ये रहेगा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं कि आचार संहिता हटते ही
1500 रुपया जो 3 महीने का हो जाएगा कि 4500 रुपया महिलाओं के खाते में आ जाएगा। महिलाएं रोज खाते अपने चेक कर रही हैं जाके, जो उन्होंने अकाउंट नंबर दे रखे हैं, और नहीं डॉक्टर एसएमएस साहब, बार-बार एक चीज मैं मोबाइल पे बताऊं, देखती हैं, देखिए, बजा कि नहीं बजा? नहीं मैं आपको कई एक चीज दिन हो बता गए, दूं, देखिए सुनिए मेरा हम सवाल सुनिए पहले, सवाल सुनिए। उन्होंने कहा था कि 3 महीने का देंगे, लेकिन कुछ नहीं है। वहां पे आपके अधिकारी फिर से इस मामले को उलझा के बैठ गए हैं। आपके चाहे वित्त के अधिकारी हैं, चाहे आपके मुख्य सचिव हैं, उन्होंने पूरी तरह मामले को उलझा दिया है। हो सकता है कि भाजपा फिर से इस मामले को जोर शोर से उठाए। दूसरा, आपने 7 लाख 7.5 लाख रुपए की बात की मकानों की, वो किसी को नहीं मिले हैं। कोई भी 3.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं चढ़ा है। ये भी आंकड़ों के साथ भाजपा ने प्रहार किए हैं आपके। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें महंगी भी पड़ सकती हैं आपको। देखिए डॉक्टर साहब, जो आप मकानों की बात कर रहे हैं, आज के दैनिक अथवा किसी दैनिक में छपा है और मैंने पढ़ा है खुद, 36 करोड़ रुपए की आज महिलाओं के खाते में 1500 रुपए, 36 करोड़ की पहली किस्त जारी हो रही है। आप थोड़ा सा आंकड़ों को देख लें। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपका 7 लाख रुपए वाला जो है आंकड़ा, उसके अंदर पहली किस्त गई है, दूसरी गई है, तीसरी जाएगी। ये धीरे धीरे ही जिस तरह से इंस्टॉलमेंट में पैसा जाता है वो जाएगा, है ना। अभी आप ये देखिए कि जब से हमने घोषणा की है, तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, मैं बोलता हूं कि अगर वो आंकड़े लेके आई है, अभी 3 लाख गया है, साढ़े 3 लाख गया है, तो भैया धैर्य रखें। और ये 7 लाख रुपया अगर हमने कहा है तो उसको देंगे भी। और ये जो जो रहती है वित्तीय व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, है ना, वो हमने इसके लिए प्रावधान किए हैं। और अगर हमने लोगों के सामने ये चीज रखी है, तो मैं चाहता हूं कि ये आज मैं आपके सामने ये चीज कहना चाहूंगा, दावे के साथ कहना चाहूंगा कि देखिए इतनी बड़ी घोषणा हमने की है, अगर अगर हम ये नहीं दे पाते हैं, हम चाहे उसको कहीं से भी पूरा करें, हम करेंगे। अगर नहीं दे पाते हैं तो मैं आज स्वीकार करता हूं कि हमारा बड़ा फेलियर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज तक जो हमने घोषणाएं की हैं, हमने रोजगार गारंटी को लेकर घोषणाएं की हैं, हम पूरी करेंगे। आप देख लीजिए, आप पूरे पिछले 15 महीनों का या 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसके अंदर कैसी कैसी चुनौतियां जो है वो कांग्रेस पार्टी ने फेस की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फेस की है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उसको स्केच करने की कोशिश की है। सिर्फ आरोपों की राजनीति जो है और नैतिकता की गलत दुहाई जो है भारतीय जनता पार्टी ने दी है। इसके अलावा कुछ नहीं। आज आप याद रखना कि हम 3 के 3 सीटें जो हैं। पंकज जी के पास जाऊंगा। पंकज जी, एक सवाल लूंगा कि देखिए पंकज जी, ये जो उपचुनावों की हार को कहीं ना कहीं एक भाजपा का एक धड़ा अनुराग ठाकुर के साथ जोड़ के देख रहा है, क्योंकि उनके हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुए, 4 चुनाव वहां से हुए, 3 हार गए, 2 जीत गए, 1 जीता, 3 हार गए। और अब फिर से 2 उपचुनाव देरा और हमीरपुर वहीं से होने जा रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर की विशेष जिम्मेदारी हाईकमान तय करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का जिला, वो भी मुख्यमंत्री के जिले से हैं। तो इसका दारोमदार विशेष तौर पे 2 विधानसभा क्षेत्रों का अनुराग ठाकुर के ऊपर रखा जा रहा है। ऐसी चर्चाएं अभी से चल रही है। देखिए, निश्चित तौर पे अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल से बाहर रखने के बाद जो है, इसके चर्चाएं जो हैं वो दोनों तरफ चल रही है, कांग्रेस में भी और भाजपा में भी। और इसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इन चुनावों पे रहेगा, क्योंकि जिस लोकसभा क्षेत्र ने लगातार 5 बार अनुराग को जिताया था, वो इस समय जो है मंत्रिमंडल में नहीं है। ये इम्पैक्ट नजर आएगा, क्योंकि 2 सीटें हमीरपुर की है और कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर से जोड़ा जा रहा है चुनावों के परिणाम को। ये भाजपा का आंतरिक मामला है। मुझे नहीं लगता स्टेट की पॉलिटिक्स में अनुराग को किसी तरह से भी इन्वॉल्व करेगा सेंटर। पर ये एक बार फिर से मुझे लगता है जयराम ठाकुर ही यहाँ पे कमान संभालेंगे। और आपकी बात बिल्कुल सही है, ये चर्चाएं चल रही है, क्योंकि देखिए सुजानपुर में आप लीड देखिए, अनुराग ठाकुर को कहाँ लीड जाती है और राजेंद्र राणा वहां हार जाते हैं। और तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके काफी राजनीतिक जवाब जो है वो बीच बीच में आते रहते हैं। लेकिन आपने ठीक बात कही कि अनुराग ठाकुर एक फैक्टर होगा, उनका मंत्रिमंडल में नहीं जाना भी एक फैक्टर होगा और उसका नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को। जी, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में 3 उपचुनाव फिर से आ गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की परीक्षा है, भाजपा की परीक्षा है, जयराम ठाकुर जी की परीक्षा है, अनुराग ठाकुर जी की परीक्षा है कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार भी भाजपा अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नाराज करेगी, क्योंकि लगभग तय हो गया है कि निर्दलीय, जिन 3 निर्दलीय ने राज्यसभा में वोट देके साथ दिया है, उनको अब
एडजस्ट किया जाएगा, उनको टिकट दे दिया जाएगा। हालांकि संजय जी ने कहा कि कोई अनकंडीशनल आए थे, लेकिन अनकंडीशनल कोई कहीं नहीं जाता है। जो भी ये 9 लोग गए हैं, 6 को तो पहले टिकट मिल गया, 3 को अब मिलने जा रहे हैं। और मंडलों की राय कोई नहीं ली जाएगी। आरएसएस की मुखपत्र में भी जो कहा गया है कि बाहरियों को खुश करने के चक्कर में समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं की बलि दी जाएगी है भाजपा में, उसको हिमाचल में उस रवायत को जारी रखेगी यहाँ की भाजपा। आरएसएस की कोई परवाह नहीं करेगी। जो उनका वैचारिक मुखिया संगठन है जो उनका, उसकी कोई परवाह यहाँ नहीं की जाएगी, क्योंकि जेपी नड्डा खुद नकार चुके हैं कि आरएसएस अब उनके लिए जरूरी नहीं है। तो कांग्रेस भी इस बार अच्छे कैंडिडेट देगी या देरी करेगी, इस पे भी चर्चा है। वहीं पे 1500 रुपए अगर नहीं महिलाओं के खाते में आएंगे तो इसको भी बुनाएगी भाजपा। तो ये चुनाव भी एक बड़ी परीक्षा, सियासी परीक्षा है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।